सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने आपको लास्ट तक कराया था, वेक्टर्स करा दिया था, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करा दिया था। सो अब तक हम ये कर चुके हैं कि अगर दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, एंड दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन R, तो इनके बीच में जो फोर्स होती है दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हम कर सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन हमने दोनों फॉर्म में कर लिया, स्केलर फॉर्म में भी कर लिया और कल हमने इसको वेक्टर फॉर्म में भी डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़, अब आपको ये देखना है कि अगर मैं इसको कुछ और चीजें डिस्कस करूं, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ जो है मिल जाएगी, मैं बैकअप का भी, रिकॉर्डिंग्स तो सारी होती हैं, मैं उसको भी। सो रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब? अभी तक हमने जो फोर्स कैलकुलेट करी थी उसमें चार्जेस सिर्फ एयर में थे या वैक्यूम में थे, लेकिन अगर मैं चार्जेस को कहीं और रखता हूं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं मैंने दो चार्जेस लिए मोटर में रख दिया, या मैं आपसे कहता हूं मैंने दो चार्जेस लिए और उन्हें ग्लास में रख दिया या किसी और मीडियम में, तो फोर्स चेंज हुई। अब आप ये सीखोगे कि किसी और मीडियम में फोर्स कैसे कैलकुलेट करते। सो रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए जरा ढंग से समझना इस चीज को। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस है आपके पास, एयर है या वैक्यूम है। फ्री स्पेस में आपने दो चार्जेस लिए, एक चार्ज Q1 लिया, एक Q2 लिया, और दोनों को आपने R सेपरेशन पर उठा के रखा, दोनों R सेपरेशन पर रखे। इनके बीच में जो फोर्स होगी एयर में, फ्री स्पेस का मतलब है एयर और वैक्यूम, तो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, दैट्स फर्स्ट। तो ये फोर्स चार्जेस के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां जो मैं एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहा हूं ना, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी of free space. So this is epsilon naught, which is absolute permittivity of free space. Absolute permittivity of free space का मतलब है फ्री स्पेस में फोर्स क्या होगी वो एप्सिलॉन नॉट डिसाइड करेगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने पहले भी लिखी थी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं फिर से लिख रहा हूँ। इट्स 8.85 into 10 raised to the power -12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यू। ये है आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये बस आपको ये बताता है कि भाई फ्री स्पेस में एयर या वैक्यूम में फोर्स कैसे एक्ट करती है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपको बताएगा। अब मैं मीडियम चेंज करूँ, और मीडियम की डिपेंडेंसी यहीं से आती है, अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग। मैं मीडियम चेंज कर देता, सेम चार्जेस लिए बस मीडियम चेंज कर दिया, Q1 Q2 सेम सेपरेशन बट डिफरेंट मीडियम। सो डिफरेंट मीडियम में जो फोर्स होगी ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इट्स Q1 इट्स Q2 ओवर। मीडियम चेंज कर दोगे तो फोर्स ये हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन है ये मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
अलग अलग मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी अलग अलग होती है। अगर आप ग्लास लेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, आप वाटर लेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, उस मीडियम में फोर्स आ जाए। बट एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ना कभी न्यूमेरिकल में गिवन नहीं। गिवन क्या होता है? गिवन इनका रेशियो गिवन होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनका रेशियो गिवन होता है। इस रेशियो के दो नाम, इसे आप साइलेंट आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसे कह सकते हो कि ये रिलेटिव परमिटिविटी, इसका एक नाम और होता है, इसे आप के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। दो नाम से इसको बुलाया जाता है। आप एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को आप रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हो। तो ज्यादातर ये यूज होता है, तो मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ से जो एप्सिलॉन आ जाएगा, ये आएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ जो ये एप्सिलॉन आया ना, इस एप्सिलॉन को तुम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तुम ऐसा कर सकते हो कि 3 में को 2 में रख दो। जब आपने 3 को 2 में रख दिया तो आपको ये ऐसे मिल जाएगा कि फोर्स जो होगी मीडियम में, दैट फोर्स इज 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. It's 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. ऐसे आपने फोर्स मीडियम में कैलकुलेट कर दी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एक बार और देख लो, फ्री स्पेस और मीडियम में देखो फोर्स के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। फ्री स्पेस में आप जस्ट एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, मीडियम के लिए के एक्स्ट्रा आ जाएगा। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अलग अलग मीडियम्स के लिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज अलग अलग। के को आप लिखोगे, के आपके मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। फॉर डिफरेंट मीडियम दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैव डिफरेंट वैल्यूज। कुछ मीडियम्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद होना चाहिए। 1 होती है इसकी वैल्यू एयर के लिए, के की वैल्यू 80 होती है वाटर के लिए, के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में अगर मैं चार्जेस को रख दूं तो ये इनफाइनाइट है। तो ये इसकी वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग मीडियम्स। तो देखो, अब ये तो मैंने सब डेराइव करके दिखा दिया। प्रैक्टिकली जो तुम यूज करोगे, तुम ये यूज करोगे, एयर है तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे, मीडियम है तो आप इसमें सिर्फ एक के इंट्रोड्यूस कर देंगे। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर वो कहता है मीडियम वाटर है तो 80 रख देना फॉर। कोई और मीडियम होगा तो वो आपको बताएगा, लिख कर देगा आराम से आपको के की वैल्यू, कि आप उस के की वैल्यू को रख दें और कैलकुलेशन करें। बताइए, ये क्लियर है ना? सर एक बार समरी दे देंगे, मैं अभी अभी थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा, लेट हो गया। तो देखिए, अब हम बाकी लोग, जिन लोगों ने जो समझ लिखना शुरू करिए। भाई जो लोग लेट आए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों ही टर्म्स हम तब यूज करते हैं जब हम चार्जेस को एयर के अलावा किसी और मीडियम में रखें। मान लो मैं चार्जेस लूं, वाटर में रखूं और आपसे कहूं फोर्स बताइए, तब ये रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप यूज करें। देखिए कैसे आती है ये टर्म्स। पहले मैंने चार्जेस लिए और उन्हें फ्री स्पेस में रखा। फ्री स्पेस मींस एयर और वाइट। फोर्स का ये एक्सप्रेशन होगा एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। इसके बाद मैंने क्या किया, और यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है दैट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मैंने इसके बाद ना मीडियम चेंज कर दिया। मैंने कहा फ्री स्पेस नहीं है, कोई और मीडियम ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने वाटर लिया, वाटर में चार्जेस डाल, सेम चार्जेस है देखो, सेम सेपरेशन है, लेकिन मीडियम चेंज करने से ना ये चेंज हो जाएगा एप्सिलॉन। एयर के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, अब ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। जो लोग इसके साथ ज्यादा यूज टू नहीं है, जो नहीं थे फर्स्ट लेक्चर में, ये एप्सिलॉन बेसिकली कुछ ऐसा है जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन है।
अब आपका काम है किसी तरह से ये एप्सिलॉन कैलकुलेट करना। एप्सिलॉन पता है तो आप हर मीडियम में फोर्स ले सकते हैं, लेकिन एप्सिलॉन गिवन नहीं होता। जो गिवन होता है वो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो दिया होता है। इस रेशियो के कई नाम है, इसे आप रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हो, आप इस रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं के यूज करूँ, एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई कर दिया, के एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसको उठाकर मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा मीडियम में फोर्स आ गई यहाँ पे, सही यहाँ इसकी जगह। तो जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये फर्क है। एयर में फोर्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे, मीडियम में फोर्स के लिए बस एक के एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। के का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अलग अलग मीडियम्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज अलग अलग। कुछ कांस्टेंट्स याद रखिएगा, एयर के लिए 1 होता है, वाटर के लिए 80 होता है, कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट। इतना लिखिए और मुझे बताइए अगर अब भी किसी को कोई डाउट है इसमें। जुहैर, आस्था, आया समझ में, क्लियर हुआ? यस सर। रिदा? सर यही कराया ना सिर्फ अभी तक? हाँ बस Yes. एक। सऊद समझ में आया कुछ? आपका एक ही लेक्चर मिस हुआ है। सऊद, सऊद जहाँ ना समझ में आया ना, बहुत फ्रैंकली पूछना शुरू कर देना। ये मत सोचना कि तुमने आज ज्वाइन किया तो तुम्हें आज नहीं समझ में आना चाहिए। चलिए वो तभी दिख जाएगा। लिखिए इतना, जब आप इतना लिख लें तो मुझे बताइएगा। पोजीशन तो रहता है अभी, हाँ क्या क्या कह रहे हो? पोजीशन प्रिंसिपल अभी रहता है। हाँ बच्चे अभी रहता है, इसके बाद सुपर पोजिशन यूज करते हैं। सबने लिख लिया क्या? तो नेक्स्ट स्लाइड पर यस सर। आस्था हो गया? ओके हो गया। चलिए अब सुनिए आगे। तो आपको ये तो आ गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, क्या फर्क है फोर्स के रिलेशन में जब मैं एयर में या वैक्यूम में डाल दूं। अब थोड़े से डिस्कशंस हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में काम आ जाते हैं। जैसे ये है, एफ मीडियम इज 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये था फोर्स इन एयर। एक ये डिस्कशन अक्सर काम आता है कि अगर मैं एयर में फोर्स और मीडियम में फोर्स का रेशियो ले लूं, एयर में फोर्स थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर मैं रेशियो लूं, देखो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर विल कैंसिल दिस Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, 4 पाई will cancel this 4 pi. Epsilon naught will cancel this epsilon naught. The force in air divided by force in medium is equal to K. तो आप लिख सकते हैं कि मीडियम में जो फोर्स होगी वो एक्चुअल में एयर की फोर्स को K से डिवाइड करने के बाद। तो ये दो चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। कहता है अच्छा एयर और मीडियम की फोर्स का क्या रेशियो होगा, डायरेक्टली कांस्टेंट होगा। मीडियम में फोर्स कैसे निकालेंगे, एयर में फोर्स लो और K से डिवाइड कर दो। जैसे अगर मैं बिल्कुल छोटा बच्चा मानते हुए तो मैं ये क्वेश्चन दूं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज 20 न्यूटन।
कैलकुलेट फोर्स इन वाटर। कितना हो जाएगा भाई, बता दो जरा। अरे कोई नहीं बताएगा। 1/4। हाँ, फोर्स इन वाटर क्या होगा, सिंपल होगा, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एयर की फोर्स कितनी है 20, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 80, कितना आ गया 1/4। ऐसे हम ये रिलेशंस यूज करेंगे। मंतुषा, रिदा, आया ये? नुमान, यस सर। भाई मेरी आप लोगों से ना सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर जब भी ज्वाइन करें बैच को ना रेगुलर ज्वाइन कीजिए। मतलब कुछ लोग पूरा 6 महीने इसी में निकाल देते हैं, कभी आते हैं फिर गायब हो जाते हैं फिर आते हैं, ऐसे आप कभी सीख नहीं पाएंगे। और हम पढ़ते सिर्फ इसलिए नहीं है कि 6 महीने बाद एग्जाम देना, दिमाग भी आदी हो जाता है। कुछ दिनों में आपका दिमाग बिल्कुल ही ट्रेनिंग ही खत्म हो जाएगी दिमाग की, वो आदी नहीं रहेगा कि आप कुछ सीख भी रहे, कि आपको पढ़ना भी है। फिर आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं हो। तो मजाक मत बनाना इसे कि आप एक दिन आए फिर आपका दिल नहीं चाहा तो आपने 2 दिन आना बंद कर दिया। मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। जहां भी आप ज्वाइन करें रेगुलरली ज्वाइन कीजिए। चलिए लिख लीजिए इसको, इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइएगा तो मैं इसको रख करूँ। डन सर। ओके, आप सर लास्ट में आ जाइए, आपको मसला नहीं। सब लिख चुके हैं? यस सर। चलिए मैं आपको ना एक बेसिक सा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, देखते हैं कितना सीखा आपने। नेक्स्ट इज बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि फॉर्मूला यूज करना सीखो या नहीं सीखो। दो चार्जेस हैं, एक है 2 कूलम का और एक है 3 कूलम का, और दोनों को रख दिया मैंने 3 मीटर के सेपरेशन पर, एक मीडियम में। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2 है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। कैलकुलेट फोर्स। भाई देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ फोर्स का, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैं ये भी बता रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये 9 × 10⁻⁹ आता है। के आपको दिया है, Q1 Q2 आर दिया है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आंसर बताइए। देखो अगर किसी से अब भी ना हो ना, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है साद अफसार सही आ रहा है। कांस्टेंट के बाद क्या लिखा? 2, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है। नूर फातिमा गड़बड़ करें आप, अलीना का ठीक है।
शिफा आप भी गलत कर रही हैं, शफात आप भी गलत कर रही हैं, नूर फातिमा का सही हो गया था, आस्था का सही है। मंतशा का भी सही है। हाँ शफात अब सही है। नुमान गलत है, काशिफा का सही आ रहा है। देखो कितनी गलत बात है ना, फॉर्मूला बेस्ड चीज भी आप गड़बड़ कर। 1/4 पाई को आपने 9 × 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू रखी विच इज 2, Q2 की वैल्यू रखी विच इज 3, डिवाइडेड बाय K की वैल्यू रखी जो कि 2 दिया हुआ, R², R कितना दिया है 3 दिया, 3 स्क्वायर कर दिया। देखिए 3 स्क्वायर तो 9 होता है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, फोर्स कितना आ गया 3 × 10⁻²। क्या था बताओ उसमें भी करना, कुछ भी नहीं था। बस ये फॉर्मूला है, फर्क समझ में आना चाहिए आपको रिलेशन से। व्हेन यू हैव फ्री स्पेस तो एप्सिलॉन नॉट होगा, बट व्हेन यू हैव मीडियम तो एक डिनोमिनेटर में किया जाए। चलिए खैर, ये तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में। इन केस किसी ने नहीं लिखा है तो उसे लिख लो, किसी से नहीं हुआ था। रेयान अब हुआ? ये सर समझ आ गया मुझे। इतना लिखिए, इसको रब कर दें, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं क्वेश्चन, तो बहुत ही ईजी था तो आपसे कहीं कोई नहीं पूछेगा। एक और क्वेश्चन आता है, ये बेसिकली बोर्ड्स में कुछ आ चुका है एक आध बार। दो चार्जेस हैं, उन्हें आपने आर सेपरेशन पर रख दिया, दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स। एफ फोर्स से ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर, एट व्हाट सेपरेशन they must be placed in a medium of dielectric constant 3 so that force remains same। कुछ हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि आप ऐसे शुरू करना, पहले आप चार्ज लेना Q1, फिर आप चार्ज लेना Q2, फिर आप लिखना सेपरेशन R है, फिर आप फोर्स कैलकुलेट करना, फिर आप एक काम करना, चार्ज लेना Q1, चार्ज लेना Q2, सेपरेशन चेंज कर देना X, फोर्स सेम रखना, लेकिन अब मीडियम है तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ यूज हो जाएगा। फिर दोनों को इक्वेट कर देना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों में F है, और कोशिश करना है X कैलकुलेट करना। करो करो, जरा करके देखो एक बार, गलत होगा तो मैं तो कर ही दूंगा, एटलीस्ट ट्राई करो और आंसर लिखो मुझे X की क्या वैल्यू है। तो यूजुअली इतनी हिंट के बाद हो जाता है।
अब सर कुछ गड़बड़ है, थोड़ी बहुत गड़बड़ है। साद आपको x चाहिए, x r की टर्म्स में आएगा, गलत आ रहा है। आंसर्स कैलकुलेट करो, जो आ रहा है उसे लिखते जाओ चैट रूम में। नूर फातिमा, आपका जो आ रहा है ना, एक्चुअल आंसर का उल्टा आ रहा है। आप देखो जरा, आप कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करो, जो आंसर है उसका उल्टा है। इल्मा का बिल्कुल सही है। गुड भाई, अगर आपके जहन में ये गलतफहमी है ना कि आप फिजिक्स सुनकर सीख सकते हो, उसे दूर कर लो। फिजिक्स आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे, आप सॉल्व करोगे तब आप सीखोगे। नोमान आपने एक्स स्क्वायर निकाल दिया है, आपने एक्स नहीं निकाला, एक्स स्क्वायर निकाल दिया। देखिए एक्स क्या आएगा। रेयान का ठीक आ रहा है। शिफा गड़बड़ है, देखो कहीं आर भी आएगा शिफा एक्सप्रेशन में। मंतशा, मंतशा के की वैल्यू रखिए जरा, फिर भी कुछ गड़बड़ है मंतशा। एक बार अब तुम ठीक रास्ते पे जा रहे हो, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो, चेक करो। नूर फातिमा आपका आर पे तो रूट नहीं आना चाहिए। नूर फातिमा देखिए जरा ढंग से। अलीना का ठीक आ रहा है। अफसार अब सही है। नौमान अब बिल्कुल सही है। कोशिश करो, लिखो, कहीं गलती करोगे मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी, ऐसे ही सीखते हैं। नबील तुम कुछ नहीं कर रहे हो यार, आज कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। हाँ, सऊद तुम भी नहीं कर रहे हो। ठीक है नूर फातिमा, फिर ठीक है। ठीक है मंतशा बिल्कुल सही आ रहा है, के की वैल्यू रख दीजिए, सही आ जाएगा। सामिया आप भी नहीं कर रही हैं कैलकुलेट। सामिया जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, बहुत मुश्किल है सीखना। अगर मेरे सिर्फ बोलने से आप सीख जाते हैं ना, तो मैं इतना टाइम नहीं लगाता, मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना आपकी कैलकुलेशन में, मैं लिख देता। लेकिन सीखते आप तब है जब आप खुद करते हैं। आस्था कोई आंसर नहीं आया। आस्था का आंसर आया था कुछ? आस्था का नहीं, अभी तो कोई आंसर नहीं। रिदा आपने भी नहीं करा है कुछ भी कैलकुलेट। चलो देखिए, इन लोगों से नहीं हो रहा, ये गलत बात है। आंसर तो सबका आना चाहिए चाहे गलत आ रहा हो। सो जब आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स Q1, इट्स Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नहीं 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 काशिफा, नहीं। अब यहाँ देखिए, अब जो आप फोर्स लोगे दैट विल बी 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट। देखो चार्जेस तो चेंज हुए नहीं, सेपरेशन एक्स हो गया। अब अगर आप ढंग से देखें तो 1 और 2 में कह रहा है फोर्स तो सेम है ना, फोर्स तो नहीं चेंज हो रही, तो आप इक्वेट कर लीजिए 1 और 2। मतलब ये वो है जो आपके CBSE एग्जाम्स में आता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square, 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over X square. So 4 pi will cancel this 4 pi. Q1 Q2 will cancel this Q1 Q2. एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया एप्सिलॉन नॉट से। आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 1/r स्क्वायर इज 1/kx स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लिख सकते हैं kx स्क्वायर इज r स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया r स्क्वायर बाई k, x आ गया r बाई वैल्यू रख दीजिए। k कितना था? 3 था, r बाई। भैया बताओ, अब समझ में आया सबको जिनसे नहीं हो रहा था? नबील, यस सर। नबील हुआ ही अब? सर आपने ये फर्स्ट वाले चार्ज में के क्यों नहीं रखा?
क्योंकि पहले वो एयर में, उसके बाद मीडियम में रखें। ओके नबील कोशिश आपको करनी होगी, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करता हूँ। यस सर। बिल्कुल वही तरीका है यार, आप जिम ज्वाइन करो और वेट आपके सामने रखे रहे साल भर, कोच कुछ भी कर ले आपके साथ कोई चेंजेस नहीं आएंगे अनलेस एंड अनटिल आप उसे खुद उठाएंगे। ऐसी ये यहीं पर भी यही हाल है, जब तक आप नहीं कैलकुलेट करोगे मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी मदद किसी हाल में नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या, कोई टीचर नहीं कर सकता, आप चेंज करते चले जाएंगे टीचर्स, लेकिन अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होगा तभी जब आप पेन उठाइए कैलकुलेट करना शुरू करिए। अच्छा चलिए, सो दैट वाज अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव पावर। तो अभी तक हम कूलम्स लॉ में ये सीख चुके हैं कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन अगर दो से ज्यादा चार्जेस है तो क्या करें। मान लीजिए 4 चार्जेस दे देता हूँ आपको, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ये कहो कि सर अगर 4 चार्जेस हैं तो मैं एक काम करता हूँ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q3 Q4, या 5 हो गए तो Q5 लगा दिया। ये प्रोविजन नहीं है। कूलम्स लॉ तो एक बार में दो ही चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करेगा, दो से ज्यादा का प्रोविजन ही नहीं है कूलम्स लॉ। सो अगर आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो आप लॉ यूज करते हैं जिसे कहते हैं सुपरपोजिशन और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ इस चीज की फिक्र करता है कि आपके पास चार्जेस कितने, दो हैं या दो से ज्यादा आपके पास चार्जेस, उसकी फिक्र सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेगा। मान लीजिए आपके पास कई चार्जेस हैं, Q1 है, आपके पास Q2 है, आपके पास Q3 है, आपके पास Qn है, और आपके पास एक चार्ज है Q0। आप Q0 पर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आप इस केस में देखो दो से ज्यादा चार्जेस है ना, अब आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जरूरत पड़ी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कितने भी चार्जेस, परेशानी की चीज नहीं है, दो दो चार्जेस करके फोर्स कैलकुलेट कर। फोर्स किस पर चाहिए, Q0 पर तो पहले Q1 की वजह से Q0 पर फोर्स ले। अभी हमने कल डिस्कस किया था Q1 Q0 को रिपेल करेगा, भाई पॉजिटिव है ना दोनों, रिपेल करेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन है। फिर और कौन है, Q2 की वजह से Q0 पर फोर्स ले लो, दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। फिर Q3 की वजह से फोर्स ले लो, फिर Qn की वजह से फोर्स, सबकी वजह से फोर्स लेते चले जाओ। ये काम कर दो इतना, इस फोर्स को नाम दे दो F01, इस फोर्स को नाम दे दो F02, इसे नाम दे दो F03, इसे नाम दे दो F0। हर चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn सबकी वजह से तुमने Q0 पे फोर्स कैलकुलेट कर दिया, फोर्सेस के नाम दे दिए F01 F02 F03 F0। अब आप क्या करोगे, ये सेपरेशन भी मान लो ये दिया हुआ है R10 R20 R30 R4। अब आप हर चार्ज की अलग अलग फोर्स ले लो। F01 कैसे कैलकुलेट करोगे, कूलम्स लॉ तो यूज करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स Q1 इट्स Q0 डिवाइडेड बाय R10 स्क्वायर F01। F02 भी इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे, F02 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 बाय R20 स्क्वायर। आपको इससे ना घबराए कि Q1 Q0 लें या Q0 Q1 लें, भाई मल्टीप्लीकेशन में इफेक्ट नहीं पड़ता ऑर्डर का, 1/2 और 2/1 एक ही चीज। ऐसे ही आप सबकी वजह से फोर्स लीजिए, F0n ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ चार्ज क्या है Q0, यहाँ क्या है Qn, Q0 Qn डिवाइडेड बाय Rn0 स्क्वायर। सबकी वजह से आपने फोर्स लिया। आपको किस पर नेट फोर्स चाहिए थी नबील, किसके ऊपर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें, नबील हम किस चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। नबील आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बोलिए। Q0 पर है ना, नेट फोर्स ऑन Q।
क्या करेंगे नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट के लिए? आप सारी फोर्सेस को ऐड करो। ऐसे आप नेट फोर्स लेंगे, सारी फोर्सेस को आप वेक्टोरिकली ऐड करोगे, सो दैट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो इसको अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूं, फॉर अ सिस्टम of n interacting point charges, net force on a given charge is vector sum of forces due to individual charges. आपके पास जितने भी चार्जेस हैं, किसी एक चार्ज पर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप हर चार्ज की वजह से फोर्स कीजिए और सारी फोर्सेस को आप वेक्टोरिकली ऐड करें। ऐसे आप नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक चार्ज क्यू नॉट की। इसे कहते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट सुपरपोजिशन। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हमारे इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताओ। वैसे तो ये प्रिंसिपल क्लियर पूरी तरह से तब होता है जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं। भाई लिख लूं तो बताओ मुझे। एक डाउट था, हाँ बताइए। हम सब में नॉट नॉट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम क्यू नॉट क्यू को ले रहे हैं ना, जिसके ऊपर फोर्स ले रहे हैं उसका नाम पहले आता है, इसका नाम बाद में आता है, इसका नाम क्यू नॉट है इसलिए। ठीक है, बस तो नहीं आया। अभी नहीं आया समझ में? अगर हम नॉट के बिना लें सबको तो नाम नहीं हो ना बच्चे, नाम भी तो तुम्हें लेना है। मतलब इसका इसको तुम्हें क्यू नॉट पसंद नहीं है, तुम उसका नाम क्यू पी दे दो तो मैं तो अच्छा, मतलब ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, क्यों नॉट मैंडेटरी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नाम रखना है आप जो चाहे रखना, कोई परेशानी। भाई आप लिख लो तो बताना मुझे। नेक्स्ट स्लाइड पे आता है। सर हो गया। हो गया, ओके चलिए नेक्स्ट डे। सो अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ना बस एक स्टेटमेंट और आता है, छोटा सा एक पॉइंट और है वो लिख लेते हैं। तो कहता है फोर्स, देखो जब मैंने दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करी तो उसमें कहीं भी तीसरे चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ा। उसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is not affected by presence of other charges. So दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी उस पर बाकी चार्जेस की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इट रिमेन्स and it's not affected by the presence of other charges. That's superposition. Next. ये स्टेटमेंट लिख लो ना, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराना। ये स्टेटमेंट
आप लोगों के पास कोई असाइनमेंट आया था फर्स्ट 2 लेक्चर्स के बाद कुछ? हाँ बच्चों, कोई असाइनमेंट मिला है आप लोगों को या नहीं मिला अभी तक बैकअप क्लासेस का? नो सर। आज से आना शुरू हो जाएगा। और आप में से कल कुछ लोग कह रहे थे कि असाइन लेक्चर्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो एक प्लेलिस्ट है जो मैंने प्लेलिस्ट ग्रुप में डाली हुई है, उसी प्लेलिस्ट में रोज लेक्चर अपडेट होता है। तो आपको जरूरी नहीं हम रोज रोज ग्रुप में लेक्चर नहीं डाल रहे हैं, आप उस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेव कर लीजिए कहीं, डेली आपको दिख जाएगा उसमें। हर लेक्चर के बाद फिजिक्स की प्लेलिस्ट अलग है, वो प्लेलिस्ट रोज अपडेट हो जाएगी हर लेक्चर के बाद। तो देखिए क्वेश्चन क्या, 2 charges प्लस ई, अच्छा 2 नहीं लेते, 3 चार्जेस पर एक क्वेश्चन। कल मैंने आपको वेक्टर सिखाया ही है, सो आई होप कि आपको वेक्टर्स याद होगा। अब से सारे न्यूमेरिकल्स में वेक्टर्स बहुत यूज है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, ऐड करने के लिए आपको वेक्टर लॉस है। सो ये चार्ज क्यों रखा है यहाँ भी चार्ज क्यों रखा, और यहाँ भी चार्ज क्यों रखा। हर साइड जो है ट्राइंगल की, हर साइड इज इट, ये है सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। हर वर्टेक्स से जो सेपरेशन है वो सेपरेशन सेम होगा। और यहाँ ओ पर ना मैंने एक चार्ज उठा के रख दिया, ओ पर मैंने एक चार्ज रख दिया, चार्ज इज प्लस। ओ पर चार्ज रखा, मुझे इस ओ वाले चार्ज पर फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए ऑन चार्ज। कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट। सॉल्व करने से पहले जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। मुझे ये सोच के बताओ कि इस ओ वाले चार्ज पर कितने चार्जेस हैं जो फोर्स अप्लाई करें? 3 चार्जेस है ना। सो यहाँ कुछ नाम दे देता हूँ मैं इन चार्जेस को। एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। 3 चार्जेस हैं जो फोर्स एक्सर्ट। अब आप क्या कर सकते हो, हर चार्ज की वजह से फोर्स का डायरेक्शन देखना। ए वाला चार्ज ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा, ये चार्ज कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए। ऐसी बी वाला चार्ज है, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। नाम क्या हो जाएगा काशिफा, क्या नाम होगा इस फोर्स का ओ वाले चार्ज पर? एफ ओ बी होगा। ऐसी सी वाला चार्ज है, इसको रिपेल करेगा, फिर एक फोर्स होगी सर FOC। एफ ओ सी। ये 3 फोर्सेस होगी। एफ ओ ए को थोड़ा सा बड़ा बना। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पहला तो काम यही होता है, जिस चार्ज पर भी आप फोर्स ले रहे हो उस पर हर फोर्स को प्रॉपर डायरेक्शन के साथ लिख लो। अब हर फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। सो जैसे एफ ओ ए है, एफ ओ ए का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओ पर जो चार्ज है दैट्स कैपिटल क्यू, ए पर जो चार्ज है दैट्स स्मॉल क्यू, डिवाइडेड बाय ए और ओ के बीच में सेपरेशन आर है, सो दैट्स आर। इसी तरह से और चार्जेस देखो, ओ पर जो चार्ज है जिससे ये बी वाला चार्ज निकल रहा है, तो
उसे आप लिखोगे FO। सो इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। O वाले चार्ज कैपिटल Q, B पे चार्ज स्मॉल q, सेपरेशन बिटवीन देम इज R, सो इट्स R। C वाला चार्ज O वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो यहाँ भी जो फोर्स होगी दैट्स FOC। हर फोर्स अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। 1/4 का एप्सिलॉन, O पर चार्ज कैपिटल Q, C पर स्मॉल q, सेपरेशन सेम आ रहा है, सबका सेपरेशन सेम होता है कॉर्नर से सेंट्रोइड का। अब यहां से देखकर बताओ क्या तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है? यस सर। देखो अगर आप ढंग से एनालाइज करो तो तीनों जो फोर्सेस हैं इन तीनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। सो FOA, क्या डायरेक्शन भी सेम है? नो सर। डायरेक्शन अलग है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, याद रखना, मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि वेक्टर्स इक्वल। अगर मैंने ये एरो लगा दिया दैट मींस वेक्टर्स आर इक्वल। वेक्टर्स आर इक्वल मींस डायरेक्शंस भी सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए हटा देता। मैग्नीट्यूड सेम। अब आपको नेट फोर्स चाहिए कैपिटल Q पर, आप सीधा से एक काम कर लो, ऐड कर दो सबको। FOA, FOB, FOC, तीनों को ऐड कर दो, नेट फोर्स आ जाएगी। बस इसमें एक छोटी सी परेशानी ये है कि FOA, FOB, FOC जो है ना, तीन वेक्टर्स हैं। तीन वेक्टर्स के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ यूज नहीं कर सकते। पैरेललोग्राम लॉ कल मैंने सिखाया तो ऑलमोस्ट के आंसर्स आ रहे थे, दैट मींस पैरेललोग्राम लॉ सब सीख गए। बस परेशानी ये है कि पैरेललोग्राम लॉ से आप तीन वेक्टर्स ऐड नहीं कर सकते। और उसके मुझे लिए बताओ, ट्रायंगुलर लॉ यूज होगा ना? ट्रायंगल लॉ भी दो ही वेक्टर्स के साथ ट्रीट करता है। सर पॉलीगोनल लॉ? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ यूज कर सकते हैं बट पॉलीगन इज वेरी लेंथी। मतलब मैं तो कॉम्प्लिकेटेड और हो जाए। कभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पॉलीगन यूज करो। पॉलीगन का मतलब समझ रहे हो? पहले दो को ऐड करो, फिर आंसर्स का डायरेक्शन निकालो, फिर उसे तीसरे से ऐड करो, वेरी लेंथी। नहीं सर इतना नहीं। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर रेजोल्यूशन यूज करें। यहाँ हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज करें। तो देखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। We have x axis and y axis. तो ये y axis है and this is x axis. This is x axis. आप सारे फोर्सेस को x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लो, बस इतना काम करो। रेजोल्यूशन भी कल हमने सीखा था भाई, ये टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, टोटल तो 60 होगा, आधा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपका काम सिर्फ इतना रह जाता है कि आप इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो। देखिए एफ ओ सॉरी नॉट नॉट दिस, ये 30 तो ये 30। आप FOC, FOB, FOA तीनों को रिजॉल्व कीजिए एक्स और वाई के। एक्स के लॉन्ग इसका जो कंपोनेंट होगा, देखो जहां से डायरेक्ट एंगल गिवन होता है वहां कॉस कॉस है। FOC कॉस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा वो होता है FOC साइन। ऐसी FOB है, एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट जाएगा दैट्स FOB FOB cos। cos थीटा 30। और यहाँ जो जाएगा वो होगा FOB सर साइन। FO ये sin 30 तो तीनों के लिए कॉमन है। हाँ दोनों के लिए। अब देखो FOA कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स y एक्सिस के लॉन्ग। कल सिखाया था मैंने, इफ अ वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस तो उसे रिजॉल्व मत करो, सब कुछ उसका y के अलोंग ही होगा, x कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इसे मत रिजॉल्व करो, इसे छोड़ दो। अब आपको ये देखना है कि x एक्सिस के लॉन्ग टोटल कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये मुझे नोमान बताएगा। नोमान मुझे बताओगे नेट कितनी फोर्सेस दिख रही हैं आपको x एक्सिस के लॉन्ग, काउंट करिए। नोमान यस सर। कितनी फोर्सेस हैं x एक्सिस के लॉन्ग, काउंट करिए बस। सर 2 फोर्सेस है, एक FOB cos 30 है
एक FOC cos 30 है। अच्छा अब नुमान ये देखिए इन दोनों फोर्सेस का एंगल क्या है, दोनों 30 कैसे दिए हैं, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन? यस नुमान, ऑपोजिट। है ना, बिल्कुल ऑपोजिट। जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम लॉ तक मत जाओ, आसानी से दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आसान काम। तो दोनों फोर्सेस हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये स्टेप क्लियर है सबका? रिदा यस सबका क्लियर है ये? Yes, sir. अब देखो FOC और FOB, रिदा यहाँ बताओ क्या इनके मैग्नीट्यूड सेम है FOC और FOB? रिदा Yes, sir. सेम है या नहीं है? Yes, sir. Same. तो क्या लग रहा है तुम्हें, इसको कुछ सॉल्व हो जाएगा, ये कुछ सॉल्व कर सकते हैं फर्दर इसे? सर cos 30 कॉमन ले लेंगे। तो देखो अगर ये दोनों सेम है FOC और FOB, अभी सब रिदा ने भी यही कहा और सब यही कह रहे हो, तो अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं, FOC की जगह FOB रख दूं, माइनस FOB cos 30, ये कैंसिल हो। देखो ये सब क्वेश्चन शुरू में कराने का रीजन सिर्फ ये होता है कि आपको दोबारा से कैलकुलेशन की आदत पड़े, FX0 वाला। अच्छा आस्था जरा काउंट करो द नंबर ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, कितनी फोर्सेस हैं y एक्सिस के लिए? Astha, just count the number of forces along y axis. What are the number of forces along y axis? अरे आस्था आंसर नहीं दे रही। आस्था बहुत सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, अगर आप ये डायग्राम देखो तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y axis। कितनी फोर्सेस दिख रही हैं आपको y पे? आस्था दो दिख रही हैं। शफात आप बताओ आपको कितनी फोर्सेस दिख रही हैं y axis के अलोंग? काउंट करो। शफात की काउंटिंग बहुत अच्छी है, जल्दी से काउंट करो बच्चे और बताओ मुझे कितनी फोर्सेस हैं। तुम्हें भी 2 दिख रही हैं, अलीना को 3 दिख रही है। भाई 3 फोर्सेस है ना, y का मतलब ये क्यों समझते हो कि नेगेटिव y इंक्लूडेड नहीं है? देखो 1 2 3, 3 फोर्सेस है, 2 थोड़ी ना, 3 फोर्सेस है। 3 फोर्सेस। अब इन 3 फोर्सेस में डायरेक्शन देखो, FOC sin 30 और FOB sin 30 एक डायरेक्शन है, FOA ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो जो सेम डायरेक्शन में है उन्हें ऐड करो। माइनस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। और इसे ऐसे लिख लो कि FOB FOC और FOA का मैग्नीट्यूड सेम, FOA FOB FOC तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो FY होगा, सबकी जगह आप FOA लिख दो, इट्स FOA sin 30 is half, FOB की जगह भी FOA लिख दो, sin 30 is half, माइनस FOA। अब ये मुझे रेयान बताएगा, रेयान FOA/2 प्लस FOA/2 कितना आ जाएगा? सर FOA FOA में हाफ हाफ है ना, ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, FOA माइनस FOA कितना आ गया रेयान? सर 0। सो y एक्सिस के लॉन्ग भी नेट फोर्स 0 और x एक्सिस के लॉन्ग भी नेट फोर्स 0। सॉल्व करिए, कॉपी मत करिए प्लीज, इसे कॉपी करके कोई भला नहीं होगा। अगर तुमने इस न्यूमेरिकल को खुद कर लिया तो ये समझो आगे की कहानी बहुत आसान है तुम्हारी, और तुमने इसे कॉपी किया तो फिर आगे तुम बार बार अटको। इसे खुद करो, जहां अटको और मुझसे दोबारा पूछ लो। आज तो मैं बताऊंगा, अगली बार तुम अटकोगे 2 दिन के बाद तो नहीं बताऊं। आज तो मुझे यही सिखाना है, जहां अटक रहे हो मुझसे दोबारा पूछ लो, मैं फिर रिपीट करूँ। लेकिन कैलकुलेट खुद करो, कॉपी पेस्ट मत मारो।
सर ये लास्ट स्टेप में FOB और FOC इक्वल कैसे होगा? गिवन है ना, देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था सबका मैग्नीट्यूड सेम है। ओके। सर जो हमने एंगल निकाले 30 डिग्री, सर इन्हें हमें कहीं मेंशन नहीं करना, बस डायग्राम में कर देंगे तो हो जाएगा ना? हाँ बस। क्या दिल्ली में बारिश हो रही है? नहीं ना? अरे बारिश हो रही है क्या बाहर? अच्छा अच्छा, ये बच्चे या तो बिहार से होंगे या ये बंगाल से होंगे जिनके यहाँ हैवी रेन होती है। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। चलो सबने लिख लिया? आस्था हुआ ये सब? अच्छा आस्था लिख गई। ओके चलिए लिखिए। सर ये FOA का sin 30 क्यों नहीं लिया? जी सर FOA के बाद एंगल क्यों नहीं? साइन अच्छा 30। वो y एक्सिस के अलॉन्ग। हाँ हाँ, तो साइन 30 क्यों लिया मैंने? नहीं ये FOA की साइड में वो क्यों नहीं लिया एंगल? क्योंकि आप यहाँ देखो ना, एफ ओ ए वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो टोटल एफ ओ ए एक्ट कर रहा है ना, कोई कॉम्पोनेंट। ओके सर। हो गया सर। सो ऐसे आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे अगर आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं, 3 4 5 6 चार्जेस हैं, तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे यूज करते हैं। हर चार्ज की वजह से फोर्स निकालो और सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड करो। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, ये सबने लिख लिया था ना? रब कर दूं सब? रिदा, रयान, नबील? यस सर। कोई डाउट है अभी भी? नबील, नोमान? नो। और सर इस प्रिंसिपल में कितने भी वो फोर्सेस हो सकते हैं, अरे चार्जेस हो सकते कितने भी ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो आएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, उसमें 11th का एक टॉपिक यूज करते हैं, दैट्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी कई तरह का होता है, मैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट करा रहा हूं। सर एक डाउट है जी रेहान भाई। सर। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए का कोई नहीं बन रहा, इसलिए हमने ये नहीं लिया ना?
क्या दोबारा बताओ सर रैयान? सर डायग्राम में एक्स एक्सिस के लॉन्ग FOA का कुछ नहीं बन रहा, इसलिए हमने FOA नहीं लिया। जी FO इसलिए नहीं है क्योंकि x के लॉन्ग कोई कंपोनेंट जो भी है सब y के। सर एक बार एक्स एक्सिस वाले समझा दीजिएगा, FOC और B। हाँ, देखिए ये FOC है, यस सर। ये एंगल 30 दिया है, जिस डायरेक्शन और एंगल किसके साथ दिया, एक्स एक्सिस के साथ, यस सर। जिसके साथ एंगल देता है वहां कंपोनेंट cos थीटा होता है, यस सर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin होता है। सो विल हैव FOC cos 30 एंड FOC sin 30। ऐसी ही FOB, ये एंगल 30 डिग्री, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल दिया है वहां कंपोनेंट cos होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाकर ये sin होगा। यस सर। यस सर। जिस डायरेक्शन के साथ भी ये थीटा आएगा ना वहां cos होगा, परपेंडिकुलर में sin होगा। यस x के सर। लॉन्ग सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y के लॉन्ग ऐड हो जाएगा। तो सर हमने साइन का कुछ क्यों नहीं किया? ये साइन का कहाँ पर, किसके सर साथ? जब हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ तो देखो x के, मैं जब नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस ले रहा हूँ तो मैं सिर्फ वही फोर्सेस लूंगा जो x एक्सिस के लॉन्ग एक्ट करे। x एक्सिस के लॉन्ग तो FOC cos 30 है और x एक्सिस के लॉन्ग FOB cos। सर इस पूरे क्वेश्चन में FOA का कुछ नहीं है ना? FOA देखो कहाँ एक्ट कर रहा है रेहान, x के लॉन्ग है या y के लॉन्ग? सर वाई के लॉन्ग। y के लॉन्ग। तो देखो जब मैंने y के लॉन्ग फोर्स ली तब कंसीडर किया ना FOA को। ओके सर। जब तुम x के लॉन्ग लोगे तो सिर्फ वो फोर्सेस लोगे जो x के लॉन्ग एक्ट करे। जब तुम y के लॉन्ग सॉल्व करोगे तो सिर्फ वो फोर्सेस लोगे जो y के लॉन्ग एक्ट करे। अब आपका एक डाउट ये हो सकता है कि भाई FOA का कंपोनेंट क्यों नहीं आ रहा? यस सर। जैसे FOC का कंपोनेंट x के लॉन्ग भी है, y के लॉन्ग भी है, तो FOA का भी तो कंपोनेंट x के लॉन्ग होना चाहिए। यही क्वेश्चन है आपका। यस सर। इशू ये है रेहान कि FOA y के लॉन्ग एक्ट कर रहा है। अगर कोई वेक्टर y के लॉन्ग एक्ट करता है मतलब तो सर उसका इसका x0 जीरो। x0 हो जाएगा। अगर ऐसे ही कोई x के लॉन्ग एक्ट कर जाए तो उसका y कंपोनेंट जीरो। जीरो। यस सर। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद जो 11th का टॉपिक है दैट्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट। जब आप इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट पढ़ते हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है नेट फोर्स इज जीरो। अगर आप एक पॉइंट का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, देन इक्विलिब्रियम सिंपली मींस कि नेट फोर्स ऑन द पॉइंट इज जीरो। अगर पॉइंट पर जो नेट फोर्स काम कर रही है, अगर वो नेट फोर्स जीरो है तो आप कहोगे पॉइंट इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स जीरो नहीं है तो पॉइंट इक्विलिब्रियम में नहीं। ये बहुत सिंपल सी चीज है। If net force is zero, then point is in equilibrium. If net force is not zero, then point is not in. अब इस इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट्स, कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेबल हो सकता है, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो सकता है, और इक्विलिब्रियम न्यूट्रल हो सकता है। ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीन तरह के इक्विलिब्रियम। अब देखो इनमें फर्क समझो, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल में फर्क क्या होता है। सो यहाँ हम स्टेबल डिस्कस करते हैं, पैरेलल डिस्कस करेंगे तीनों को एक दूसरे के, ताकि देखते ही समझ आप कंपेयर कर पाए। सो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है वो इक्विलिब्रियम जहां बॉडी regain its equilibrium position, regain its equilibrium position on being disturbed. तो अगर आप एक बॉडी है आपके पास, आपने उस बॉडी को डिस्टर्ब किया और वो बॉडी दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कर लेती है, तो उससे तो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम या दैट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो ये पेन है, मैं कह रहा हूँ ये पेन यहाँ रेस्ट में, मींस पेन इज एट इक्विलिब्रियम। मैंने इसे डिस्टर्ब किया, कहीं ले गया और दोबारा पेन अपनी जगह आ जाता है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखिए, जैसे मैंने बाउल लिया, ये ऐसे करके ना बाउल,
इस बाउल में यहां मैंने एक बॉल रखी, यहां पर मैंने बाउल में एक बॉल रखी, ये बॉल, अगर ये बॉल रेस्ट में, दैट मीन्स ये बॉल की इक्विलिब्रियम पोजीशन, बॉल यहां पर रेस्ट में, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉल। मैंने क्या किया, बॉल को डिस्टर्ब कर कर मैं यहां ले जाता, अब जैसे ही मैं यहां पर ले जाकर रिलीज करूंगा, क्या लगता है आप लोगों को, बॉल इसी जगह रहेगी या दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगी? सर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। आपने डिस्टर्ब किया ना, यहाँ से बॉल को लेकर यहाँ ले गए और छोड़ दिया, जैसे ही आप छोड़ोगे खुद थोड़ी देर के बाद बॉल अपनी जगह आ जाएगी जहां से चली। ऐसे ही अगर मैं बॉल को यहाँ ले जाऊं और यहाँ ले जाकर रिलीज कर दूं, बॉल दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगी। तो वो इक्विलिब्रियम जहां रिलीज करने के बाद बॉडी खुद अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कर लेती है, उसे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कुछ चीजें याद रखने वाली है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम, दैट्स एन एग्जांपल स्टेबल। और इक्विलिब्रियम है तो देखिए फोर्स तो जीरो होगी ही होगी, मतलब इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि फोर्स जीरो। ये बताओ स्टेबल समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर आपने बॉडी को डिस्टर्ब कर दिया, आपने एक तरफ डिस्टर्ब कर दिया, तब भी वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन नहीं करेगी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो बॉडी will not regain its equilibrium position on being disturbed. अगर आपने डिस्टर्ब कर भी दिया ना, तो डिस्टर्ब करने के बाद भी बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन नहीं करेगी। दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे ये है, ये लिया मैंने एक बाउल और उसके ऊपर यहां पर एक बॉल रखी, ये इक्विलिब्रियम है। अगर मैं इसे डिस्टर्ब कर कर यहां ले जाऊं तो ये दूर चली जाएगी, वापस अपनी जगह। अगर मैं इसे यहां ले जाऊं, ये दूर चली जाएगी, वापस अपनी जगह। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज अनस्टेबल। एक पॉइंट पर तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन डिस्टर्ब करने के बाद वो दोबारा अपनी जगह नहीं आने देती, दैट्स अनस्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, दैट इज मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम है तो फोर्स भी जीरो, दैट्स अनस्टेबल। अनस्टेबल के बाद एक और टाइप का इक्विलिब्रियम होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बॉडी हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, जहां भी आप रख दो वहां इक्विलिब्रियम में होगी, लेकिन अगर मैंने उसे डिस्टर्ब किया, जहां भी मैं डिस्टर्ब करके ले जाऊंगा वहां भी इक्विलिब्रियम में। जैसे हाथ है मेरा, मैंने एक फ्लैट सरफेस मान लो, तुम्हारी टेबल है, टेबल पर कहीं एक पेन रख दो एक जगह, पेन इक्विलिब्रियम में, उठाकर किसी और जगह रख दो, उस जगह भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। किसी तीसरी जगह उठा के रख दो, वहां भी इक्विलिब्रियम होगा। तो अगर एक बॉडी हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है तो उसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे आप ऐसे लिखोगे, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर बॉडी इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल, फ्लैट सरफेस ली मैंने एक, और मैंने एक बॉल रख दी, मैंने बॉल को यहाँ रखा, बॉल रेस्ट में, इक्विलिब्रियम। मैंने डिस्टर्ब करके यहाँ रह गया, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, जहां ले जाऊं वहां इक्विलिब्रियम। दैट्स न्यूट्रल। फोर्स यहाँ भी जीरो। तो खैर इलेक्ट्रोस्टैट में न्यूट्रल तो नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैट में या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
इतना लिख लो फिर हम आगे बढ़ते। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो जाएगी, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, जीरो। या आप ऐसे कहोगे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसे लिखिए, जब ये लिख लीजिए तो मुझे बताइए, मैं स्लाइड चेंज करूँ। सऊद आया कुछ समझ में? ये लिख लिया? जी सर लिख। हाँ अलीना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, जहां भी आप रख दो वहां वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। जैसे यहाँ पर ये था, इस जगह तो इक्विलिब्रियम है, बट ये इक्विलिब्रियम नहीं है, डिस्टर्ब करोगे तो वापस अपनी जगह आती है। यहाँ भी ये इक्विलिब्रियम नहीं, अपनी जगह नहीं आएगी। न्यूट्रल में जहां रख दो वहां इक्विलिब्रियम, यहाँ रखा ये इक्विलिब्रियम, यहाँ रखा ये इक्विलिब्रियम, यहाँ रखा ये, दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जिस जगह भी आप बॉडी को रखते हो, बॉडी वहां पर इक्विलिब्रियम है, दिस इज न्यूट्रल। और आपने न्यूट्रल में फोर्स से ऊपर के लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, यू पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। नबील क्लियर है ये इक्विलिब्रियम? तो हो गया सर। सर एक सेकंड हो जाएगी। छोड़ो। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब न्यूमेरिकल देखिए। न्यूमेरिकल में सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मुझे जरा सी एक चीज और बताओ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, फोर्स का डायरेक्शन राइट होगा या लेफ्ट? चैट रूम में लिखना, तो बोलेगा नहीं। दोबारा रिपीट करिएगा क्वेश्चन। चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है, तो Q1 पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, राइट या लेफ्ट? चैट रूम में लिखना शुरू करो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अलीना का आंसर ठीक है, काशिफा का ठीक है, बस। और रेयान का भी ठीक है, शफत का भी ठीक, अफसार का भी ठीक, मंतशा का भी ठीक, इल्मा का भी ठीक। रिदा आप क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं? सऊद, Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं बस। नोमान, नूर फातिमा का भी सही है। हाँ जी नोमान, क्या होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स? ठीक है, नोमान का भी ठीक है। मंतशा का तो आ गया था। हाँ भाई, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो Q1 कहाँ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन। एक चीज और बताऊं, ये माइनस Q1 है और ये Q2 है। Q1 माइनस Q1 पे जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? Q2 माइनस Q1 पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन। एक अलीना का आंसर आया जो सही है, और शफात का भी सही है। सर रिपेल हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है? अब ये आप सोचिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तो Q2 फोर्स लगा रहे Q1 पर। हाँ, मंतशा का सही है, नूर फातिमा का सही, रेयान का सही, नौमान का भी सही है, इल्मा का गलत आ रहा है। फोर्स ऑन Q1 चाहिए, काशिफा का भी सही है। रिदा, फोर्स ऑन Q1 चाहिए, अफसार का भी ठीक आ रहा है।
इल्मा का भी ठीक है। अट्रैक्ट करेगा ना, Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट। तो आप फोर्स का डायरेक्शन बहुत आसानी से डिसाइड करो। Q2 Q1 को रिपेल करेगा, Q1 कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, तो ये डायरेक्शन हो गया। Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने का क्या मतलब है, Q1 कहाँ जाएगा, Q2 की तरफ जाएगा, तो ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रिदा, ये आया आपके समझ में? Yes, sir. आपको आंसर्स ना रिदा देने पड़ेंगे, वरना ऐसे तो आप नहीं सीखते। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट, मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट है, इस पर एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है 10 न्यूटन की, और दूसरी फोर्स भी इधर एक्ट कर रही है 10 न्यूटन, ये भी चैट रूम में लिखकर बताना। और ये पॉइंट बी है, इस पर राइट में फोर्स एक्ट कर रही है 10 न्यूटन की, लेफ्ट में भी फोर्स एक्ट कर रही है 10 न्यूटन। मुझे बताइए जरा कि कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो सकता है? सेंटर। चैट रूम। चलो गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं। सर एक बार फिर से समझा दीजिए क्वेश्चन। एक पॉइंट ए है, इस पर 10 न्यूटन की फोर्स राइट में, दूसरी 10 न्यूटन भी राइट। बी है, एक फोर्स राइट में एक लेफ्ट में। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कौन सा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ए या बी? बी इक्विलिब्रियम, ए नहीं। इक्विलिब्रियम में कौन जाएगा, बी इक्विलिब्रियम में होगा, ए इक्विलिब्रियम में नहीं, बी आएगा ए इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ए पर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शंस में, ये फोर्सेस कैंसिल नहीं करेंगे। बी पर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसीलिए आप कहोगे कि बी इक्विलिब्रियम में है, ए नहीं। ए में फोर्सेस सेम डायरेक्शन, देखो इक्विलिब्रियम तब आता है जब दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दें, लेकिन यहां पर ये फोर्सेस कैंसिल नहीं कर रही, ये फोर्सेस ऐड होंगी, यहां कैंसिल करेंगे। नबील कहाँ चले गए थे आप? सर नेट नहीं सकता। अच्छा, जहां फोर्सेस सेम डायरेक्शन में वहां ऐड होंगी, जहां ऑपोजिट डायरेक्शंस में वहां फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये इक्विलिब्रियम में है, यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यूज कर लेगा। 2 point charges plus E and plus 4E are placed at a separation. तो दो चार्जेस हैं, एक E है और एक 4E है, दोनों को आपने A सेपरेशन पर रख दिया। At what point on the line joining the two charges a charge Q is placed so that Q is in equilibrium. तो कहां पर मैं चार्ज Q रखूं ताकि आपका चार्ज Q इक्विलिब्रियम में आए? तो देखिए उसे आप ऐसे सोच, एक चार्ज लिया आपने प्लस E, एक चार्ज लिया आपने प्लस 4E, और इन दोनों को आपने ए सेपरेशन पर रख दिया। यहां मैंने एक चार्ज रखा बीच में कहीं Q। अब ये इस चार्ज से मान लीजिए एक्स सेपरेशन है, यहां से ए माइनस एक्स सेपरेशन। अब आपको सोचना ये कि कितने चार्जेस हैं जो इस क्यू पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, भाई बताओ जरा, कितने चार्जेस दिख रहे हैं आपको जो क्यू पर फोर्स लगा है? सर दो ही तो है। दो ही चार्जेस हैं, दो चार्जेस फोर्स लगाएंगे। फोर्स का डायरेक्शन देखो क्या होगा, इसका कुछ नाम दे देता हूँ, इसे ए कह देता हूँ, इसे ओ कह देता हूँ, इसे बी कह देता हूँ। अभी डायरेक्शन ऑफ फोर्स सिखाया था आपको,
ए वाला चार्ज इस ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तो ये राइट में जाएगा, फोर्स का नाम होगा FOA। बी वाला चार्ज इस ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा तो ये लेफ्ट में जाएगा, फोर्स का नाम होगा FO। ये फोर्सेस राइट और लेफ्ट में फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए। FOA का जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड क्या आएगा, भाई फोर्स ऑन चार्ज एट O ड्यू टू चार्ज एट A। चलो इसको तो मैं कैलकुलेट करके रख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। O पर चार्ज क्या है Q, A पर कितना है E, सेपरेशन इज एक्सट्रा। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ फोर्स कैलकुलेट कीजिए O पर B की वजह से, सो इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। O पर क्या है Q, B पर कितना है 4E, सेपरेशन कितना है इन दोनों में A - X। आपको चाहिए Q इक्विलिब्रियम में, Q इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है नेट फोर्स ऑन Q इज 0, सो नेट फोर्स ऑन Q इज 0। नबील ये दोनों फोर्सेस कैसे डायरेक्शंस में, ऑपोजिट या सेम डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हैं, FOA एंड FOB? सर ऑपोजिट। ऑपोजिट, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना इसे FOA माइनस FOB इज इक्वल टू 0। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो FOA इज इक्वल टू FOB। तो अगर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू रख दो। FOA है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स QE बाय x स्क्वायर। FOB है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स Q इंटू 4E ओवर A माइनस x का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, Q से ये Q कैंसिल होगा, E से ये E कैंसिल होगा, आपके पास बच गया 1/x स्क्वायर इज 4/A माइनस x स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, टेक स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप रूट ले लीजिए, यहां रूट लेंगे तो 1/x स्क्वायर 1/x बचेगा, 4/A माइनस x स्क्वायर का आप रूट लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 2/A माइनस x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A माइनस x 2x हो जाएगा, A 2x प्लस x हो जाएगा, A 3x हो जाएगा, x A/3 हो जाएगा। ये बात है, इसे लिखिए और यहाँ जो डाउट्स हो बताइए। लिख लिया। सर ये क्या लिखा हुआ है, नेट फोर्स ऑन Q इज 0। जीरो जीरो जीरो। सर एक सेकंड से पिछले वाली स्लाइड दिखाएगा। ओके सर। लिखिए जहां डाउट्स हो मुझे बताते जाइए। अभी सबने लिखा है, चलिए स्लाइड चेंज करते हैं।
हो गया सर। चलो चलिए आज इसको यहीं छोड़ेंगे। शायद मैं संडे एक और बैकअप क्लास लूं जिसमें फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करें। ठीक है, संडे की टाइमिंग्स आपको पहुंच जाएंगे, आपको टेक्स्ट कर दी जाएंगी संडे बैकअप क्लास। चलो भाई अल्लाह हाफिज, आज यहीं छोड़ते हैं। अल्लाह हाफिज सर। लोगों के डाउट्स थे वो लोग रुक जाएं, बाकी लोग जा सकते हैं। उनके डाउट्स थे, जो डाउट्स के लिए आए बच्चे वो रुक जाएं। Excuse me, sir.